हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे फिर से एक नई और वैकेंसी की। जो वैकेंसी अभी जारी की गई है ये है ज्वाइंट इंडियन कोस्ट गार्ड की, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। और ये पूरी तरीके से टेक्निकल वैकेंसी है डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पर यदि हम देखें, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पॉलिटेक्निक से आईटीआई, पॉलिटेक्निक से इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल और अदर कंप्यूटर साइंस है, जिन्होंने पॉलिटेक्निक किया है, डिप्लोमा कोर्स किया है, उसके लिए ये वैकेंसी जारी की गई है। जिन्हें इंडियन कोस्ट गार्ड में मतलब डिफेंस में जाना है, तो ये डिफेंस के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें टेक्निकल आपको पोस्ट मिलती है। तो ये जो वैकेंसी है डियर स्टूडेंट, ये वैकेंसी यदि आप देखें तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है ज्वाइंट इंडियन कोस्ट गार्ड, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है। तो आस्क नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच एंड यांत्रिक थ्रू कोस्ट गार्ड enrolled the personal test concept 2024 बैच। द एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन। तो इसमें जो फॉर्म निकला हुआ है ये 8 सितंबर 2023 से 22 सितंबर 2023 तक इसका फॉर्म भरने की इसकी डेट है। तो इसकी स्टार्टिंग डेट जो है वो 8 सितंबर है और जो लास्ट डेट है 22 सितंबर 2023 है। ठीक है। अब यदि हम इसकी बात करें तो ये आप देख सकते हैं, इसका जो इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर मेल इंडियन सिटीजन्स। तो इसमें फीमेल कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर सकेंगे, ओनली फॉर मेल कैंडिडेट ही इसका फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है। तो फीमेल कैंडिडेट इस फॉर्म को नहीं भरेंगे, एक चीज़ को याद अब ध्यान में रखेंगे, ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए ये फॉर्म जो है ये रिक्रूटमेंट निकाला गया है। फीमेल कैंडिडेट इस फॉर्म को नहीं भरेंगे। अब यहाँ पर जो है इंडियन सिटीजन जो है वही इस फॉर्म को भर सकेंगे। देखिए, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है मेल कैंडिडेट, तो जो मेल कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट ही इस फॉर्म को भरेंगे। ठीक है। चलिए, उसके बाद द पोसिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एज एज प्रिस्क्राइब्ड बिलो फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ नाविक जनरल ड्यूटी एंड नाविक डोमेस्टिक ब्रांच एंड यांत्रिक द इंडियन कोस्ट गार्ड आर आर्म्ड फोर्स द यूनियन द ऑफ द यूनियन। तो ये जो है आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन का, इंडियन कोस्ट गार्ड का ये जो होता है एक उसका ज्वाइंट एडवेंचर होता है। ठीक है। अब इसमें देखिए, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इसमें जो पोस्ट ऑफ नाविक जो निकली है, इसमें जनरल ड्यूटी है, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच है और नाविक इसमें यांत्रिकी की है। तो हमें जो वैकेंसी इसमें हमने जो आपको बताया ये तीनों के लिए बताया, तो जिसमें सबसे मेन है यांत्रिक, क्योंकि टेक्निकल वैकेंसी जो है यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यांत्रिक डोमेस्टिक ब्रांच में इसमें 10th पास्ड फ्रॉम द एजुकेशनल बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय द काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो इसमें COBSC इसमें बोला गया है। तो यांत्रिक जो डोमेस्टिक ब्रांच के लिए, नाविक के लिए है, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए 10th पास का एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपके पास। उसके बाद है नाविक जनरल ड्यूटी के लिए। तो नाविक जनरल ड्यूटी के लिए बेसिकली क्वालिफिकेशन यहाँ पर 10+2 पास बोला गया है। और मैथ सब्जेक्ट के लिए वो स्पेशली मैथ सब्जेक्ट को यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया। तो आपका 10+2 में मैथ्स और फिजिक्स ये दोनों सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। जिसके 10+2 में फिजिक्स और मैथ्स नहीं है तो वो इस फॉर्म को अप्लाई ना करे, अन्यथा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसमें साफ बोला गया 10+2 विथ मैथ्स एंड फिजिक्स फ्रॉम द एजुकेशनल बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय द काउंसिल ऑफ द बोर्ड फॉर स्कूल एजुकेशन, COBSE। ठीक है। अब इसमें जो थर्ड पोस्ट आती है, थर्ड पोस्ट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, IMP है, और यही हमें वैकेंसी अप्लाई करना है। ये जो है ये टेक्निकल वैकेंसी होती है। इसमें साफ बोला गया है कि 10th क्लास पास्ड फ्रॉम अ एजुकेशनल बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय द काउंसिल ऑफ बोर्ड फॉर द स्कूल एजुकेशन, COBSE, एंड डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो पावर इंजीनियरिंग of duration of 3 and 4 years approved by the all India Counciling of the Technical Education।
तो यही वैकेंसी की हम बात कर रहे हैं। ये जो वैकेंसी है ये यांत्रिक मतलब टेक्निकल पोस्ट है, और ये टेक्निकल पोस्ट में आपके पास होना चाहिए 10th पास, और उसके साथ में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। तो डिप्लोमा जिस जिस ब्रांच में बोला गया है वो ब्रांच यहाँ पर देख लीजिए। इलेक्ट्रिकल ब्रांच से आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, मैकेनिकल से डिप्लोमा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा होना चाहिए, और टेलीकम्युनिकेशन से आप इसके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये इतने जो कोर्स हैं इसमें 4 ब्रांच दी गई है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन। ये 4 ब्रांच से आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है टेक्निकल पोस्ट, और ये टेक्निकल वैकेंसी जो है ये बहुत कम निकलती है। एक तो इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी है, और इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी ऐसी ही बहुत कम आती है, और टेक्निकल पोस्ट तो बेसिकली एक बार देखा जाए तो बहुत कम आती है, ठीक है। लेकिन ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसके डिप्लोमा कंप्लीट है, और रिसेंटली जिसका डिप्लोमा कंप्लीट हुआ है उसके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इसमें एज क्राइटेरिया रखा गया है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो या फिर 10th क्लास या 12th क्लास पास्ड फ्रॉम द एजुकेशनल बोर्ड रिकॉग्नाइज बाय द काउंसलिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ द स्कूल एजुकेशन COBSE and diploma in electrical, mechanical, electronics, telecommunication, radio power engineering of the duration 2 to 3 years approved by the All India Council of the Technical Education। तो 10th या 12th पास होना चाहिए, और आपके पास इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल से डिप्लोमा, इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा, टेलीकम्युनिकेशन से डिप्लोमा, रेडियो पावर से इसमें डिप्लोमा, इंजीनियरिंग आपका कंप्लीटेड है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप यदि किसी को डिफेंस में जाना है टेक्निकल पोस्ट पे, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिलेगी। लिस्ट ऑफ इक्विवेलेंट डिप्लोमा फॉर द रिक्रूटमेंट इन यांत्रिक कैडर, मतलब जो टेक्निकल पोस्ट है, ये टेक्निकल पोस्ट को यहाँ पर यांत्रिक कैडर के नाम से जाना जाता है। रिक्रूटमेंट इन यांत्रिक कैडर इन इलेक्ट्रिकल, यांत्रिक कैडर इन मैकेनिकल, यांत्रिक कैडर इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इंजीनियरिंग ब्रांच एज मेंशन बिलो। तो इसमें इलेक्ट्रिकल में कौन जा सकता है, मैकेनिकल में कौन जा सकता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन में कौन जा सकता है, ये इसको अलग अलग स्पेसिफाई कर दिया गया है। चलिए इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। तीनों पार्ट में सबसे पहले देते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा में। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा में ये जो है ये किस कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सिस्टम वाले इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन जिसने EI से ही डिप्लोमा किया है वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर से जिसने डिप्लोमा किया है, पॉलिटेक्निक किया है, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल कंट्रोल से यदि किसी ने पॉलिटेक्निक किया है तो भी वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल से यदि किसी ने पॉलिटेक्निक किया है, डिप्लोमा किया है, तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। एंड इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम इंजीनियरिंग से यदि किसी ने डिप्लोमा किया है तो भी वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ये इतने सारे ब्रांचेस को यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। अब बात आती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें फ्रेंड, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इसमें मरीन इंजीनियरिंग और मरीन इंजीनियरिंग एंड सिस्टम से जिसने भी पॉलिटेक्निक किया है, डिप्लोमा किया है, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, क्योंकि मैकेनिकल के अंदर का ही मरीन इंजीनियरिंग भी आता है। फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जिसने डिप्लोमा किया है वो फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन से यदि किसी ने पॉलिटेक्निक किया है तो भी वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल से यदि किसी ने डिप्लोमा किया है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो आप। मैकेनिकल इंजीनियरिंग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग से जिसने पॉलिटेक्निक किया है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस से जिसने पॉलिटेक्निक किया है वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। शिप बिल्डिंग इंजीनियरिंग भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। अब थर्ड में आता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन रेडियो पावर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। तो इस पोस्ट के लिए पर्टिकुलर ये पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, किस किस ब्रांच वालों को अथॉरिटी दी गई है, ये यहाँ पर बताया गया है। तो इसमें बताया गया कि एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाले भी इस
पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यह इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग वाले भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जिसका डिप्लोमा इससे है तो कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से जिसका डिप्लोमा है वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर है इलेक्ट्रॉनिक्स फाइबर ऑप्टिक्स से यदि किसी ने डिप्लोमा किया है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से फॉर्म जिसने भरा है या जिसका डिप्लोमा कंप्लीट है तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। फिर है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिसका ई होता है, ठीक है, तो जिसका होता है वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। फिर है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ठीक है, तो ENT से जिसने डिप्लोमा किया है वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर ये सब बताने के पीछे मतलब इतने सारे ब्रांच जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं, ये डिप्लोमा कोर्सेज को यहाँ पर इंक्लूड इसलिए किया गया है क्योंकि अलग अलग स्टेट में देखेंगे आप तो अलग अलग ब्रांच से डिप्लोमा होता है। और अलग अलग ब्रांच में जैसे इलेक्ट्रिकल कोर ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में भी डिप्लोमा करते हैं बच्चे। तो इसीलिए इन सबको एक साथ यहाँ पर मर्ज कर दिया गया है कि यदि आपने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से भी डिप्लोमा किया है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। तो ये पहले अदर स्टेट में जहाँ आप जाएंगे, MP में जाएंगे, छत्तीसगढ़ में जाएंगे, महाराष्ट्र में जाएंगे तो सब जगह पॉलिटेक्निक का वहाँ पर ब्रांच अलग अलग मिलेगी, इसीलिए ये इसको सब मर्ज कर दिया गया है, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ पर देखें कि कैंडिडेट आर टू फिल मार्क्स ऑफ द सब्जेक्ट एज मेंशन in their mark sheet while the filling the online application. Incorrect or incomplete filling of the marks in the online application will be lead to cancellation of the candidature। तो आप यदि जब ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं, देखो फॉर्म तो आपको ऑनलाइन ही भरना होगा, पूरी प्रोसीजर ऑनलाइन फॉर्म भरने की है, आपको ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है, ठीक है, फॉर्म ऑनलाइन भरना है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है। एक चीज़ तो यह आप माइंड में सेट कर लीजिए, यहाँ ऑफलाइन का कोई रोल नहीं है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है। यदि ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपने कुछ जो आपने फिलिंग किया, जो भी डेटा फिल किया फॉर्म भरते समय, जो भी गलती की है तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट है कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट यांत्रिक मतलब टेक्निकल वाला पोस्ट and not in possession of the original diploma certificate prior stage. Second, recruitment process has to uh, mandatory and upload provisional certificate duly signed by college university head during the conduct of second stage recruitment. However, it is mandatory to bring original diploma certificate during the conduct stage third. If not the position of original documents and stage third, then their document कैंडिडेचर विल बी कैंसल। तो देखो आपके पास जब आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो गया है तो जब आपका सेकेंड स्टेज होगा उस समय भी आपके पास ओरिजिनल डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो आपके पास ओरिजिनल डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि इस समय में आपका डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थर्ड स्टेज में नहीं होगी तो भी आपका जो है कैंसिलेशन हो जाएगा, आपकी उम्मीदवारिता निरस्त हो जाएगी। तो आपकी उम्मीदवारिता निरस्त ना हो इसीलिए आपको आपके पास यदि आपके पास ओरिजिनल नहीं है, ठीक है, आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ओरिजिनल डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको इसकी अथॉरिटी नहीं होगी। इसीलिए सबसे अच्छा है कि आप पूरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लें। एज का क्राइटेरिया तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मिनिमम 18 साल तो होना ही चाहिए, मैक्सिमम 22 साल, मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 22 साल। अब ये 22 साल के साथ भी यदि कोई OBC का स्टूडेंट है तो 3 ईयर उसके साथ में 3 साल ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टोटल 25 साल। और कोई OBC ये SC ST वाला स्टूडेंट है, SC प्लस ST वाला स्टूडेंट, तो उसमें हो जाएगा 5 साल इंक्लूड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 25, 26, 27 साल, ये हो जाएगा 27 साल। तो ये याद रखेंगे आप, क्राइटेरिया एज के हिसाब से आपको कैटेगरी के हिसाब से इसमें छूट मिलती है। कैंडिडेट शुड बी बर्न बिटवीन 1 मई 2002, मतलब कि किसके बीच में होना चाहिए, 1 मई 2002 के बीच में, 1 मई 2002 से 30 अप्रैल 2006 के बीच में
उसका डेट ऑफ बर्थ आना चाहिए। जो स्टूडेंट इस फॉर्म को भरेगा उसकी डेट ऑफ बर्थ 1 मई 2002 से 30 अप्रैल 2006 के बीच में आना चाहिए। बोथ डेट्स इंक्लूसिव, तो यहाँ पर जो डेट है इन दोनों के बीच में इंक्लूसिव होगा। अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ नाविक डीबी और नाविक जीडी एंड यांत्रिक, तो इन तीनों पोस्ट के लिए, एक नाविक डीबी, नाविक जीडी और यांत्रिक के लिए आपका जो एज है वो 1 मई 2002 से 30 अप्रैल 2006 के बीच में होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ, तो ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब एज रिलैक्सेशन की बात करें तो अपर एज रिलैक्सेशन ऑफ द 5 ईयर्स फॉर द SC/ST। ठीक है, अब जिस अपर एज रिलैक्सेशन होगा तो 2006 के बाद वाले उसमें फिर 5 साल ऐड कर लीजिए आप, और प्लस 3 साल ऐड कर लीजिए, तो अपर एज 2006 के बाद से ये हो जाता है। ठीक, इस टाइप से यहाँ पर साफ लिखा है अपर एज रिलैक्सेशन 5 ईयर फॉर द SC/ST, 3 ईयर फॉर द OBC, नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट इज एप्लीकेबल ओनली इफ पोस्ट आर रिजर्व फॉर देम। ठीक है, तो ये पूरी डिटेल यहाँ पर दी हुई है, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, केयरफुली पढ़ना है। इसका जो है PDF टेलीग्राम चैनल में डाउनलोड कर दिया गया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में हम जो है नोटिफिकेशन में आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल में इस वीडियो को आप इसका PDF आप डाउनलोड कर लेंगे। द टेंटेटिव नंबर ऑफ द पोस्ट फॉर द कैटेगरी वाइज रिक्रूटमेंट एज फॉलो, तो यहाँ पर अब कैटेगरी वाइज पोस्ट को यहाँ पर दिखाया गया है। सबसे पहले देखें तो नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक जनरल ड्यूटी में 104 पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी की, सामान्य की। EWS की 27 पोस्ट है, OBC की 52 पोस्ट है, SC की 35 पोस्ट है, ST की 35 पोस्ट है और SC की 42 पोस्ट है। तो टोटल जो पोस्ट हो गई इसमें नाविक GD की, ठीक है, GD की पोस्ट हो गई 260, टोटल पोस्ट हो गई 260। सेकंड में देखेंगे नाविक डोमेस्टिक ब्रांच, और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच में ये जो रिक्रूटमेंट वैकेंसी है दोस्तों, इसके बाद ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, इसलिए फॉर्म सभी को भरना अनिवार्य है। तो इसमें है UR जनरल कैटेगरी में 12 पोस्ट है, ठीक है, डोमेस्टिक ब्रांच के लिए, EWS के लिए 3 पोस्ट है, OBC के लिए 9 पोस्ट है, ST के लिए 2 पोस्ट है, SC के लिए 4 पोस्ट है और टोटल 30 पोस्ट है। ये इसके लिए हो गया, DB के लिए हो गया, ठीक है, टोटल DB के लिए पोस्ट हो गया। थर्ड में देखते हैं तो यांत्रिक मैकेनिकल के लिए, तो यांत्रिक मैकेनिकल के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 10 पोस्ट है, EWS के लिए 6 पोस्ट है, OBC की 4 पोस्ट है, ST की 1 पोस्ट है और SC की 4 पोस्ट है, और टोटल पोस्ट हो गई यहाँ पर 25। तो ये मैकेनिकल वालों के लिए, ठीक है, मैकेनिकल जिसका डिप्लोमा है उसके लिए टोटल 25 पोस्ट है, 25 पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पर देखें फोर्थ में यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए देखें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 8 पोस्ट है, EWS के लिए 3 पोस्ट है, OBC की 4 पोस्ट है, ST की 2 पोस्ट है और SC की 3 पोस्ट है, और टोटल पोस्ट हो गई यहाँ पर EE की 20 पोस्ट, ठीक है। फिफ्थ में देखते हैं, और फिफ्थ में है यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स, तो यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स में देखें तो अनरिजर्व कैटेगरी की 6 पोस्ट है, जिसे सामान्य की पोस्ट कहा जाता है, जनरल की पोस्ट। EWS की 1 पोस्ट है, OBC की 5 पोस्ट है यहाँ पर, और ST की 1 है और SC की 2 पोस्ट है। तो ऐसे ही टोटल 15 पोस्ट हो गई, 15 पोस्ट हो गई, ये हो गई इस इलेक्ट्रॉनिक्स की, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की 15 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल की 20 पोस्ट है टोटल, और मैकेनिकल की 25 पोस्ट है, DB की यहाँ पर 30 पोस्ट है, और जनरल ड्यूटी नाविक की 260 पोस्ट है। तो इस तरीके से जिससे फॉर्म भरना है आपको, टेक्निकल वाले हैं तो मोस्टली कहूँगा आप टेक्निकल से फॉर्म भरिए, जिसका डिप्लोमा कंप्लीट है, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिलेगी, इसलिए फॉर्म भरना सभी को अनिवार्य है। दिस वैकेंसीज आर टेंटेटिव एंड मे चेंज डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ द ट्रेनिंग स्लॉट। सेकेंड बोला है सिंप्लिसिटी, यांत्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो पावर विल बी प्रिफर्ड एज यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स इन द एडवर्टाइजमेंट। तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन वाले, ये सिर्फ यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एलिजिबल होंगे, बाकी अलग किससे नहीं होंगे। ऑप्शन इसमें ए में दिया है दीज वैकेंसीज आर टेंटेटिव एंड मे चेंज डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेनिंग स्लॉट। तो याद रखेंगे इसमें पोस्ट में वेरिएशन हो सकता है, बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है।
इवन इफ देयर नो वैकेंसी रिजर्व फॉर द SC ST OBC, ठीक है, नॉन क्रीमिलियर EWS कैटेगरी candidates, the candidate can still apply, and reserve candidates such as candidate will not be eligible for any age and passing marks concession relaxation। तो कोई अलग से इसमें रिलैक्सेशन कंसेशन नहीं होगा। हाउएवर द SC ST कैंडिडेट विल बी एक्सम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फीस। तो SC ST वालों को नो फीस, कोई फीस नहीं देना होगा, ठीक है। फॉर्म भरने की कोई पैसे नहीं लगेंगे, फॉर्म भरने के पैसे नहीं लगेंगे, ठीक है। एक चीज़ याद रखेंगे, तो फॉर्म भर दीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। कैटेगरी वालों को तो फॉर्म भरना ही चाहिए, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी तो कभी नहीं मिलेगी। तो एक चीज़ याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखें सिलेक्शन की प्रोसीजर क्या है। अब सिलेक्शन की प्रोसीजर भी पता होना चाहिए हमें कि क्या सिलेक्शन की प्रोसीजर किस टाइप की है। चलिए, सिलेक्शन की प्रोसीजर यदि हम देखें तो सिलेक्शन की प्रोसीजर है, द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट इज बेस्ड ऑन ऑल इंडिया ऑर्डर इन मेरिट बेस्ड, ठीक है, मेरिट बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस ऑफ स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, मतलब 4 स्टेज होंगे, याद रखिए। फर्स्ट स्टेज CBT का होगा, सेकेंड स्टेज कोई टेक्निकल का होगा, थर्ड स्टेज फिर उसका इंटरव्यूज का हो सकता है, फोर्थ में पूरा वेरिफिकेशन वगैरह होगा, ऐसा कुछ हो सकता है। चेक करते हैं क्या बोला गया है। एक्सप्लेन द डिटेल इन पैरा 6 में आप इसका PDF पढ़ेंगे। मीटिंग द लेट डाउन मेडिकल स्टैंडर्ड ड्यूरिंग द मेडिकल एग्जामिनेशन एंड द नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल फॉर द पोस्ट, क्लीनिंग ऑफ स्टेज, ठीक है। यहाँ पर साफ बोला है, क्लियरिंग ऑफ स्टेज 1st 2nd 3rd 4th एंड स्टेसी क्या लिखा है, satisfactory performance in training of the compulsory of the recruitment in ICG. All candidates will be compulsorily subjected to identify the check the prior commencement of the examination of the stage 1st 2nd 3rd and CGEPT. Their identified check will include the verification matching for the following all stages of the selection procedure। तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे, जो स्टेज, पूरे स्टेज आप जब क्वालिफाई कर लेंगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। इसमें फोटोग्राफ्स ऑफ द कैंडिडेट एप्लीकेशन फ्रॉम विथ फेशियल फीचर्स, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द कैंडिडेट एट स्टेज। तो यहाँ पर साफ बोला गया है, आप फोटोग्राफ कैंडिडेट का जो है वो थोड़ा सा ऐसा जैसा दिखते हो वैसा ही आपका फ़ोटो होना चाहिए। ज़्यादा लाइट, ज़्यादा मतलब कि इस टाइप से नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट का स्टेज 1st एंड 3rd ये जितने भी हैं ना, इसके लिए आपको लगेगा जो आप डॉक्यूमेंट इसमें अटैच करेंगे वही डॉक्यूमेंट आपका हूबहू ऐसा लगना चाहिए, और रिसेंटली पासपोर्ट साइज फ़ोटो ही यूज़ करेंगे आप, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बायोमेट्रिक के लिए। तो बायोमेट्रिक का क्या है यहाँ पर, ओनली लेफ्ट थंब बायोमेट्रिक विल बी कैप्चर्ड इन स्टेज 1st रिक्रूटमेंट, ठीक है। In case the biometric of the left thumb is not captured during the stage 1st, then the biometric of the right thumb will be captured and will be used to subsequent verification. Apart from the left hand right thumb, no other finger will be considered for the biometric। तो आपका थंब आना चाहिए, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट थंब, राइट थंब, ये आपका आना चाहिए, ठीक है। तो आप कुछ ऐसा करेंगे कि कोई प्रॉब्लम ना हो, सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन ऑफ द कैंडिडेट स्टेज 2nd डज नॉट मैच with the biometric capture at stage 1st, then the stage 2nd recruitment, then the employed the establishment identify the guidelines of the candidate by procedure approved by the once identified candidate the established, the biometric of the candidate will be recaptured for the verification in the subsequent stage। तो आपको ध्यान देना है, जिसका फिंगर नहीं आता तो आप उसको कैसे भी करके आपका उंगली जो है उसमें ज़्यादा कहीं कुछ घिस विस मत करना, एकदम क्लियर रखना, साफ रखना, बराबर ऑटोमेटिक फिंगर आ जाएगा। फर्स्ट स्टेज में फिंगर आया, सेकेंड में भी आना चाहिए, और नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर। द कैंडिडेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक द beforehand that the biometric machines are
एबल टू कैप्चर द फिंगरप्रिंट इमेज, ठीक है, कैप्चर होना चाहिए। सिग्नेचर अपलोडेड ऑनलाइन एप्लीकेशन, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ द मेंशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो आइडेंटिफिकेशन आपका जो मेंशन करोगे वो पूरे डॉक्यूमेंट्स में हर चीज़ को आपको यहाँ मेंशन करना होगा, ठीक है। चलिए कैप्चर यहाँ पर देखते हैं नोट में, फेलवर इन इवन one of the above mentioned identity check at any stage will be late the cancellation of the candidature। इसलिए कोई भी चीज़ आपका सही सही होना चाहिए, नहीं तो फिर आइडेंटिटी चेक जब होगी उस समय आपका हर चीज़ आना चाहिए, फेलवर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका जो उम्मीदवारी है आपकी निरस्त कर दी जाएगी। द डिटेल ऑफ द वेरियस स्टेज CGEPT एग्जामिनेशन आर फॉलोज। इसमें क्या होगा CGPT एग्जामिनेशन में, सबसे पहले होगा कंप्यूटर बेस्ड CBT एग्जामिनेशन, CBT एग्ज़ाम होगी सबसे पहले तो, ठीक है। जब रिटर्न हो जाएगा तब उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। इसमें आपका पास या फेल, तो पास होना चाहिए। स्टेज फर्स्ट कैंडिडेट्स आइडेंटिटी विल बी चेक्ड अगेंस्ट द डिटेल फील्ड बाय द कैंडिडेट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। आपने जो फॉर्म भरा है वो डॉक्यूमेंट आपके सही है कि नहीं ये चेक होंगे, ठीक है। उसमें आपके आधार कार्ड वगैरह, ड्राइविंग लाइसेंस या जो भी है आप आईडी प्रूफ के लिए लगाए होंगे। फिर ईमेल आपका जो एडमिट कार्ड है वो होगा। फिर कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो आप है क्या नहीं है। SC ST वालों के लिए उनका कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगेगी, ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट से उसको मिलाएंगे। फिर पैन कार्ड वगैरह होगा जो भी है आइडेंटिफाई के लिए वो सब यहाँ पर। और बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग भी जो होगा, बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग की गई है वो भी बायोमेट्रिक थंब आपका पूरा देखेंगे फर्स्ट स्टेज में, ठीक है। तो ये मतलब डिफेंस में जाना इसका मतलब ये है कि आपकी हर एक चीज़ चेक होगी, किसी भी चीज़ से नहीं बच सकते आप। आपका मेडिकल चेकअप भी होगा। द कैंडिडेट हैज़ द टैकिंग फॉलोइंग द टेस्ट डिपेंडिंग अपॉन द पोस्ट ऑफ अप्लाइड। तो नाविक DB के लिए सिलेक्शन फर्स्ट होगा रिटर्न टेस्ट, और सेकेंड में है पासिंग मार्क कितने होना चाहिए 30, ठीक है। और SC ST के लिए 27 नंबर होना चाहिए पासिंग मार्क्स। उसके बाद है नाविक GD के लिए सिलेक्शन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सिलेक्ट आपको देना होगा, सेक्शन फर्स्ट सेक्शन और सेकंड सेक्शन दोनों। इसके लिए पासिंग मार्क्स 30 होगा, 30 + 20 तो 50 मार्क्स होगा। और पासिंग मार्क्स फिर इसके लिए होगा SC ST के लिए 44। तो पासिंग इन सेक्शन फर्स्ट एंड सेक्शन सेकेंड सेपरेटली इन कंपलसरी, ये दोनों के लिए मतलब दोनों सेक्शन पास करना होगा। इसमें दोनों सेक्शन पास करना है, एक चीज़ याद रखेंगे। यांत्रिक इलेक्ट्रिकल में देखेंगे तो यहाँ पर दोनों फर्स्ट और थर्ड दोनों सेक्शन पास करना है इसमें, तो ये भी 50 नंबर का है। इसमें भी पासिंग जो मार्क्स होंगे 50 मार्क्स आना चाहिए OBC और UR कैटेगरी वालों के लिए, और SC ST के लिए 44 नंबर, ठीक है। इसमें भी दोनों सेक्शन फर्स्ट और थर्ड पास होना बहुत ज़रूरी है। यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इसमें फर्स्ट और फोर्थ सेक्शन पास होना चाहिए, इसमें भी 50 नंबर का OBC और UR कैटेगरी के लिए है। और 44 जो है मिनिमम मार्क्स SC ST के लिए होना चाहिए। इसमें भी फर्स्ट एंड फोर्थ कंपलसरी है। यांत्रिक मैकेनिकल की बात करें तो इसमें फर्स्ट एंड फिफ्थ जो है सेक्शन पास करना पड़ेगा आपको, ये भी 50 नंबर का है मिनिमम अनरिजर्व कैटेगरी और OBC कैटेगरी के लिए। और 44 जो है वो SC ST के लिए। तो पासिंग इन द सेक्शन फर्स्ट एंड फिफ्थ सेपरेटली इज कंपलसरी। तो यहाँ पर कंपलसरी कहा गया है, मतलब पास करना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें यहाँ पर देख लेते हैं द डिटेल ऑफ द वेरियस सेक्शन ऑफ द रिटर्न एग्जामिनेशन। और रिटर्न एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स, सेक्शन A डिटेल ऑफ द एग्जामिनेशन, इसमें मैक्सिमम मार्क्स 60 नंबर का होगा, टाइम 45 मिनट मिलेगा, टोटल क्वेश्चन 60 होंगे। सब्जेक्ट वाइज एलोकेशन क्वेश्चन होंगे, तो मैथ्स के 20 नंबर के क्वेश्चन होंगे, मैथ्स में साइंस के 20 होंगे, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन होंगे, 15 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन होंगे, और GK के 5 क्वेश्चन होंगे। और पासिंग मार्क्स इसमें हो जाएगा 30, ठीक है। SC ST के लिए 27 नंबर होना चाहिए। इसमें सिलेबस जो रहेगा क्लास 10th क्लास का सिलेबस रहेगा, ठीक है। 10th क्लास का सिलेबस होगा इसमें। सेक्शन सेकंड की बात करें तो सेक्शन सेकंड में मैक्सिमम जो मार्क्स होंगे ये भी 50 नंबर का है, टाइम 30 मिनट मिलेगा। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, इसमें मैथ्स के 25 क्वेश्चन होंगे और फिजिक्स के 25 क्वेश्चन होंगे। तो इसमें आपको इसमें से कम 20 नंबर तो लाना अनिवार्य है।
और मिनिमम जो है SC ST वाले को 17 नंबर लाना अनिवार्य है। इसमें 12th पास होना चाहिए और मैथ्स और फिजिक्स का सिलेबस होगा, 12th के मैथ्स और फिजिक्स का सिलेबस होगा इसमें। फिर सेक्शन थर्ड में देखेंगे तो मैक्सिमम मार्क्स 50 नंबर का होगा। टाइम फिर आपको 30 मिनट मिलेगा। टोटल क्वेश्चन भी 50 ही होंगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इसमें 50 क्वेश्चन होंगे। 50 में आपको 20 नंबर लाना अनिवार्य है और 50 में SC ST वाले को 17 नंबर लाना अनिवार्य है। ये डिप्लोमा लेवल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस पे आधार पर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखें तो सेक्शन फोर्थ में मैक्सिमम मार्क्स 50 नंबर का होगा। टाइमिंग 30 मिनट मिलेगा आपको और टोटल क्वेश्चन रहेंगे 50। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के 50 क्वेश्चन होंगे यहाँ पर, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो होंगे वो MCQ फॉर्म में ही होंगे, याद रखना। इलेक्ट्रिकल के भी MCQ फॉर्म में होंगे, ठीक। जितने भी क्वेश्चन होंगे सब MCQ फॉर्म में ही होंगे। अब यहाँ पर आपको 20 नंबर लाना अनिवार्य है, SC ST को 17 नंबर लाना अनिवार्य है। सिलेबस रहेगा डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का सिलेबस होगा। सेक्शन 5 में यदि हम देखते हैं तो मैक्सिमम मार्क्स 50 नंबर का होगा और इसमें टाइम मिलेगा आपको 30 मिनट। टोटल क्वेश्चन रहेंगे 50। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के यहाँ पर 50 क्वेश्चन होंगे MCQ के फॉर्म में और 20 नंबर लाना अनिवार्य है मिनिमम, पासिंग मार्क्स है और 17 नंबर SC ST के लिए। अब सिलेबस जो होगा वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ही सिलेबस होगा इसमें, ठीक है। तो ये तो रहा। अब किस टाइप का पेपर आएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, अब यहाँ पर देखें, इसको नोट करेंगे तो द क्वेश्चन पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। पूरे क्वेश्चन भी करके आएंगे तो आराम से 20 नंबर आ जाते हैं टेक्निकल में। द डिटेल सिलेबस फॉर द सेक्शन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अवेलेबल ऑफ द ICG वेबसाइट में। स्टेज सेकेंड में आपका क्या हो जाएगा, प्रोविजनल ई एडमिट कार्ड इज डाउनलोड द ई एडमिट कार्ड, रिक्वायर्ड द अपलोड एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपने लगाया है वो सब चेक होंगे इसमें, ठीक है। असेसमेंट एडाप्टेबिलिटी जो टेस्ट है इसमें बायोमेट्रिक जो थंब आपने लगाया है, OMR सीट जो है असाइनमेंट, वो सब चीज़ चेक होगी यहाँ पे। फिर है उसके बाद है फिजिकल फिटनेस टेस्ट। तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट में कैंडिडेट अंडर गोइंग द PFT विल डू एट देन वन रिस्क, इसमें आपको एक चांस दिया जाएगा। कैंडिडेट आर एडवाइज टू बी पोजिशन ऑफ द स्पोर्ट्स राइट शूज, T-शर्ट, ट्रूज़र। द PFD कंसिस्ट, इस समय आपको खुद का लेके आना पड़ेगा। 1.16 किलोमीटर रन करना है आपको, 1.6 किलोमीटर रन करना है कंप्लीट, वो भी 7 मिनट में। सेकंड है 20 स्क्वाट UPS, है ना। उसके बाद है 10 पुशअप लगाना है, 20 स्क्वाट UPS लगाना है आपको और 10 पुशअप लगाना है। 10 पुशअप आराम से मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उठक बैठक जिसको बोलते हैं, 20 स्क्वाट, ये जो UPS है इसे कहा जाता है उठक बैठक। 20 उठक बैठक आराम से लगा लेंगे, 10 पुशअप आराम से लगा लेंगे और 1.6 किलोमीटर रन करना है आपको 7 मिनट में, ठीक है। ये पास करना जरूरी है। यदि आपने ये पास नहीं किए तो आपकी उम्मीदवारिता निरस्त हो जाएगी, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके ये इसी से होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहीं पर होंगे। और ये जो है यदि आपको कुछ और चेक करना है तो ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट में जाके आप इसको चेक कर सकते हैं कैंसिलेशन कैंडिडेट का, किसका सही है किसका गलत है। डॉक्यूमेंट में इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगी, उसमें आपको देखा जाएगा आप, ठीक है। एग्जामिनेशन भी होगी मेडिकल और फिर उसी के आधार पर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ द स्टेज थर्ड, और स्टेज थर्ड में कैंडिडेट स्कोरिंग मार्क्स सिलेक्शन फर्स्ट, ठीक है। तो सिलेक्शन फर्स्ट का स्कोरिंग मार्क्स और कैंडिडेट ओल्डर इन एज, ये दोनों देखा जाएगा। फिर स्टेज थर्ड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, उसमें पास या फेल हैं आपके डॉक्यूमेंट, सही हैं या गलत हैं, वो सब देखा जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। हाउ टू अप्लाई में यदि जाएँ तो अब फॉर्म को अप्लाई कैसा करेंगे, चलिए। हाउ टू अप्लाई, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ टू अप्लाई, ठीक। इसमें एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन ओनली, फॉर्म 8 सितंबर 2023 से स्टार्ट हो गया है।
लास्ट डेट है 22 सितंबर 2023। तो ये लास्ट डेट के पहले आप फॉर्म को भर दें। ठीक है। कैंडिडेट आर टू लॉग इन द ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड .cdac इन CGEPT, ये जो लिखा हुआ है, ये इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो लिखा है इसी के आधार पर आपको इस पे फॉर्म को फिल करना है। ठीक है। इसके बाद देखेंगे एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द रिस्ट्रिक्शन देमसेल्फ द ईमेल आईडी मोबाइल नंबर द कैंडिडेट आर द इंश्योर द वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। ठीक है। एटलीस्ट द 31 अगस्त 2024 तक तो चालू होना चाहिए आपका ईमेल आईडी। द कैंडिडेट आर टू रिमेंबर देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर एज द सेम वुड बी इनक्रिप्टेड बाय द एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको पता हो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों आपके सही रहना चाहिए, चालू रहना चाहिए। उसी में मेल आएगा, उसी में मैसेज आएगा, उसी में ई एडमिट कार्ड भी आएगा। डाउनलोड भी करेंगे तो ई एडमिट कार्ड उसी में आएगा, सारी चीज़ उसी में आएगी। इसलिए आपका मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी दोनों सही होना चाहिए। कैंडिडेट आर डायरेक्टेड टू एबल द गाइडलाइन फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है। ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग करने के लिए ये ईमेल आईडी है, ये साइड है, इस साइड में जाके ही आपको फॉर्म भरना है। ठीक है। ये साइड है, इस साइड में जाके आप फॉर्म भरेंगे। ठीक है। उसके बाद यदि हम देखें यहाँ पर साफ लिखा है कैंडिडेट टू अवॉइड बाय द फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, तो वेबसाइट, तो ये वेबसाइट है, इसमें जाके आप जो भी क्वेश्चन पूछना है आपको, ये क्वेश्चन यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं और आप पूछ सकते हैं मेल करके। ठीक है। द कैंडिडेट यहाँ पर साफ लिखा है पोस्ट वाइज आइदर द नाविक और नाविक जीडी और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स रिक्रूटमेंट साइकिल है ये। इसमें आपको जो जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं पूरे इंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कंपलसरी है डॉक्यूमेंट अपलोड करना। ऑनलाइन फॉर्म के जो स्टेजेस हैं वो पूरे स्टेज आपके कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है। क्या क्या अटैच करेंगे यहाँ पर साफ लिखा है। फोटोग्राफ शुड बी विदाउट केप होना चाहिए। ठीक है। बर्थ ईयर विजिबल होना चाहिए, प्रॉपर फोटोग्राफ होना चाहिए। फोटोग्राफ इज़ नॉट अपलोडेड बाय द कैंडिडेट, तो ये देखो केप वाला फोटो तो लगाना ही नहीं है कभी, नहीं तो फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। कैंडिडेट स्कैन सिग्नेचर इमेज। ठीक है। साइन लेफ्ट थंब, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th की मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ द आधार कार्ड आपको उसमें लगाना होगा, अपलोड करना है। सर्विस यदि आप किए हो तो उसका सर्टिफिकेट लगाएंगे, या डोमिसाइल का सर्टिफिकेट आपका यहाँ पर लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और उसके बाद डॉक्यूमेंट टू द अपलोडेड द शॉर्ट लिस्टेड स्टेज, तो इसमें इफ द कैंडिडेट ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड स्टेज सेकेंड रिक्रूटमेंट प्रोसीजर देन विल बी रिक्वायर्ड टू अपलोड फॉलोइंग कैंडिडेट एज पर द पोस्ट अप्लाइड। तो यहाँ पर ऑल कैंडिडेट ये दिए हुए हैं, यहाँ साफ लिखा हुआ है SC ST AAA ये इसको पूरा पढ़ लेंगे आप। ठीक है। 10th का सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, और क्या क्या लगा है जीडी के लिए और यांत्रिक के लिए तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है 12th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट। ठीक है। सर्टिफिकेट मार्कशीट। ठीक है। हर सेमेस्टर की डिप्लोमा की और डिप्लोमा पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए आपके पास, और ये CGPA परसेंटेज निकालते आना चाहिए आपको, और वो फॉर्म में भरेंगे आप, और CGPA और 12th का डिप्लोमा, ये सब सारी चीज़ें आपको लगाना है। ठीक है। बाकी इसमें जो जो इंस्ट्रक्शन दिए मैंने आपको पूरा बता दिया। एग्ज़ाम सिटी कहाँ पर होंगे, पेपर देने आप कहाँ जाएंगे, ये देख लो आप। तो एग्ज़ाम सिटी के लिए यहाँ पर साफ लिखा हुआ है नाविक जीडी के लिए और नाविक बीडी के लिए और यांत्रिकी के लिए। तो स्टेज फर्स्ट में मिड इंड दिसंबर 2023 तक पेपर उसके हो जाएंगे, है ना। एग्ज़ाम सिटी यदि यहाँ पर दिया हुआ है तो एग्ज़ाम सिटी साफ दे द कैंडिडेट इज़ गिवन टू द 5 प्रेफरेंस एग्जामिनेशन सिटी इन देयर एप्लीकेशन स्टेज फर्स्ट एंड सेकेंड। कैंडिडेट फील द चॉइस ऑफ द 30 किलोमीटर फ्रॉम द प्रेजेंट कम्युनिकेशन रेसिडेंस। ठीक है। एग्जामिनेशन सिटी 30 किलोमीटर के अंदर आपका जो एड्रेस है उस हिसाब से आपके आसपास का जो सेंटर है आपको दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ई एडमिट कार्ड टेंटेटिव डेट शेड्यूल लगभग दिसंबर 2023 तक आपका ई एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, आ जाएगा। पेपर लगभग हो जाएंगे जनवरी 2024 में, और मई 2024 तक भर्ती हो जाएगी। ठीक। फाइनल भर्ती मई जो 2024 तक, तो ये प्रोसीजर है, और ये रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा आपका, और तब 2024 तक 30 दिन के अंदर रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। इसमें जो जो डॉक्यूमेंट है स्टेज देख लीजिए आप, और ये सारे स्टेज फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज, इसमें कितने बाई कितने का
सर्टिफिकेट क्या लगेगा, ये कितने सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर फोटोग्राफ आपको बनाना है, बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, तो ब्लू होना चाहिए, ये सब चीज़ दी लिखी हुई है। सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, पर्टिकुलर सर्टिफिकेट, फैमिली है ना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, विलिंगनेस सर्टिफिकेट लगेगा, अटेंशन फॉर्म लगेगा, ये सारे सर्टिफिकेट लगते हैं क्योंकि ये डिफेंस की नौकरी है और इसमें पूरे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं ये सब लगता है। ठीक है। चेस्ट आपका मिनिमम कितना होना चाहिए, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर फुलाना है, वेट आपका +10% एक्सेप्टेबल होगा, एज के हिसाब से नॉर्मल, हियरिंग नॉर्मल होना चाहिए, ये सब चीज़ लिखिए। इसका जो पीडीएफ है हम अभी अपने चैनल में, टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे, आप वहाँ से जाकर इस को अच्छे से पूरा पढ़ लेंगे। ठीक है। तो ये तो पूरा था। अब इसकी लास्ट डेट है यदि हम देखें तो लास्ट डेट जो है, लास्ट डेट फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन 22 सितंबर 2023। ठीक है, 22 सितंबर 2023 ये लास्ट डेट है। और लास्ट डेट के पहले, अंतिम दिन के पहले फॉर्म को भर लीजिए। ये स्कैन दिस क्यूआर कोड टू अप्लाई ऑनलाइन, इस पर स्कैन करोगे तो आप सीधे फॉर्म में पहुंच जाओगे, फॉर्म भर सकते हो इस। ठीक है, भर सकते हो, स्कैन करो और फॉर्म भरो। ठीक, आप स्कैन करेंगे इसको, बारकोड को, और फॉर्म भर देंगे। ठीक है, तो ये तो थी जानकारी। और मुझे उम्मीद है कि कैंडिडेट जो है इस वेबसाइट में जाके फॉर्म भरेंगे। तो कैंडिडेट टू द, यहाँ पर साफ लिखा है लिंक, नाविक के लिए, जीडी के लिए ये लिंक दी हुई है, नाविक बीडी के लिए ये वाली लिंक दी हुई है, और यांत्रिक के लिए ये वाली लिंक दी हुई है। इस लिंक पर टेक्निकल वाले फॉर्म भरेंगे, इस लिंक पर डीबी वाले फॉर्म डीबी वाले फॉर्म भरेंगे, और इस लिंक पर जीडी वाले फॉर्म भरेंगे। ये साफ दिया हुआ है। कैंडिडेट टू सी द कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट वेबसाइट, ये दिया हुआ है फॉर द हिंदी वर्जन। तो हिंदी वर्जन के लिए इस पे जाएंगे तो यहाँ पर भी फॉर्म खुल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये थी जानकारी। मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और आपको ये जो जॉब है ये बहुत अच्छी है, और इसमें टेक्निकल पोस्ट, नॉन टेक दोनों पोस्ट को इंक्लूड किया गया है। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो लेकर ऐसे ही आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।